वेलकम टू CSC गुरुकुल चैनल। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, आज हमने एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ज्योग्राफी को लेकर। हमने 11th NCERT स्टार्ट करी है, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। ठीक है, मेरा पढ़ाने का मेथड थोड़ा अलग होगा। मैं आपको थ्योरी भी समझाऊंगा, वहाँ से आपसे क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाएंगे, जो क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो सब के सब। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा कि PYQ में कौन कौन से UPSC ने क्वेश्चन किस टाइप से पूछे हुए हैं। ठीक है, हम इस टाइप से इसको लेके चलेंगे एक समरी की तरह। ठीक है, तो चलिए, और मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उस पर काम करेंगे। ठीक है, एक और बात, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत है। अभी तक हमारे सिर्फ 183 सब्सक्राइबर हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इसको बहुत आगे तक ले जाएं। ठीक है, और मेरा जितना एफर्ट होगा आप लोगों के लिए हम उतना एफर्ट देंगे। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए कि हमारी पृथ्वी, ठीक है, मैंने आपसे बोला हमारी पृथ्वी, आप लोग बताइए हमारी पृथ्वी को बने हुए कितना टाइम हो गया होगा। हम सबको अपनी जन्म बर्थ डेट, जो हमारी बर्थ डेट है वो हम सबको याद होती है। क्या पृथ्वी की बर्थ डेट याद है आप लोगों को? आपको पता होगा कि आप 2026 में कितने साल के हुए। क्या आपको पता है कि पृथ्वी 2026 में कितने साल की हो गई? या अराउंड आप कुछ भी बता सकते हो कि हाँ सर, हमारे माइंड में ये आ रहा है कि पृथ्वी इतने ईयर्स पुरानी है। तो आप बताइए कि हमारी जो पृथ्वी है वो 4.6 बिलियन, मतलब 4.6 अरब पुरानी हमारी पृथ्वी है। ठीक है, क्या 4.6 बिलियन पहले भी हमारी पृथ्वी आज जैसी थी जैसी आज है पृथ्वी? बताइए, क्या ऐसी थी पृथ्वी? क्या हमारा अर्थ ऐसा ही था, मतलब लाइक हरा भरा, नदियाँ, पानी, हर चीज़? नहीं, अर्थ ऐसी नहीं थी। 4.6 बिलियन पहले जब अर्थ का जन्म हुआ तो अर्थ क्या थी हमारी? गर्म थी। कैसी थी? गर्म थी, लाइक आग के गोले की तरह थी बिल्कुल। ठीक है, और जब ये गर्म थी ना, जब ये गर्म थी उस टाइम पे ये हीलियम और हाइड्रोजन, इसके एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें थी बताइए? हीलियम प्लस हाइड्रोजन, ये दो गैसें पाई जाती थी। ठीक है, पृथ्वी पर। और पूरा का पूरा अर्थ स्टार्टिंग टाइम में, अपने स्टार्टिंग फेस में कैसे, मैंने आपको बताया बहुत गर्म था। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से घिरा हुआ था इसका एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है। ठीक है, और चट्टानी रूप था पूरा, कैसा था? चट्टानी थी पूरी। ठीक है, और वीराना ग्रह, मतलब सन्नाटा, कोई नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब किसी भी टाइप का जन्म, जैसे पेड़ पौधे, इंसान, मनुष्य, जानवर, किसी का जन्म नहीं होता उस टाइम पर। भाई ऑटोमेटिक कैसे होगा जब इतना तो गर्म है अर्थ? ठीक है, ऊपर से हीलियम और हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल है, चट्टानी है, पूरी बंजर है। कैसी है? बंजर है। कैसी थी पृथ्वी? बंजर थी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक, ये तो होगी बात इसकी। अब बात करते हैं कि हमारी थ्योरीज, जो थ्योरीज की बात हो रही है, किसकी थ्योरीज की बात हो रही है? इनिशियल थ्योरीज, मतलब स्टार्टिंग फेज में अलग अलग किसी ने थ्योरी दी है कि भाई पृथ्वी ऐसी बनी है, पृथ्वी ऐसे बनी थी, पृथ्वी ऐसी बनी थी, मतलब हमारी थ्योरीज। ठीक है, अब उनमें से सबसे पहले जो थ्योरीज दी थी वो किसने दी थी बताइए? किसने दी थी? मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर एक जर्मन के फिलोसफर थे, क्या नाम था उनका? इमेनुअल कांट। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? सबसे पहले इन्होंने दी थी थ्योरी, किसके बारे में? पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में, कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे ही होगी। तो ये थ्योरी किसने दी थी? इमेनुअल कांट ने दी थी सबसे पहले। ठीक, इसके बाद 1796 में एक और फिलोसफर हुए, या बोल सकते हो मैथमेटिशियंस हुए। ठीक है, वो मैथमेटिशियन कौन थे हमारे? लाप्लेस। कौन थे जी? लाप्लेस। ठीक है, और लाप्लेस ने क्या करा था? लाप्लेस ने जो थ्योरी इम्यूनल कांट ने दी थी उसका अमेंडमेंट, उसका संशोधन किसने किया था? आप कहोगे सर लाप्लेस ने। और लाप्लेस ने संशोधन करने के बाद क्या थ्योरी दी? किस चीज़ की थ्योरी दी? आप कहोगे सर नेबुलर हाइपोथीसिस, मतलब निहारिका परिकल्पना। ठीक है, किसकी थीसिस थी? निहारिका परिकल्पना की। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेबुलर हाइपोथीसिस। मैं आप लोगों से एक बात बोल रहा हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो प्लीज़ की वर्ड्स को इंग्लिश में भी समझें। कई बार ऐसा होता है कि नेबुलर हाइपोथीसिस किसे कहते हैं, यदि ये आगे आपका लिखा हुआ, UPSC कई बार ऐसा करता है कि निहारिका परिकल्पना नहीं देगा, वो देगा ये लिखा हुआ हिंदी में दे देगा ऐसे कि नेबुलर हाइपोथीसिस किसे कहते हैं। तो आप क्या होगा? आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो इसलिए आपको ही पता होना चाहिए, आता हुआ क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, आप करके ही नहीं आओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना।
तो मतलब कहने का क्या है कि अब मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले थ्योरी किसने दी थी? आप कहोगे सर जर्मन के फिलोसफर थे इमैनुअल कांट ने, ठीक है। अब इमैनुअल कांट की थ्योरी का अमेंडमेंट किसने किया था? आप कहोगे सर मैथमेटिशियन कौन थे? हमारे लाप्लेस, गणितज्ञ, ठीक है। गणितज्ञ ने अमेंडमेंट करा इमैनुअल कांट की थ्योरी में, और उन्होंने दी अपनी एक थ्योरी जिसको बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसको बोलते हैं न्यारी का परिकल्पना, ठीक है। अब ये किस चीज़ के बारे में बात करती है? जो न्यारी का परिकल्पना है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है? एक बात बताइए, आप पढ़ा होगा आप लोगों ने, कमेंट में बताइए, ठीक है। देखो, ये बोलता है कि भाई जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, ठीक है, जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, इनका जो निर्माण हुआ है, ठीक है, जो ये बने हैं, वो धीमी मतलब स्लो स्पीड गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से बने, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि भैया जो अर्थ की उत्पत्ति हुई है वो हुई है एक बहुत धीमी गति से, बहुत धीमी गति से। मतलब ये मान के चलिए, ये वाला, ये क्या है? ये बादल है। कौन है? बादल है। और ये बहुत धीमी गति से क्या कर रहा है? ये घूम रहा है, चल रहा है, परिकल्पना कर रहा है, ठीक है। तो इससे ही क्या हुआ है? ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। किसी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, प्लैनेट इससे बने हैं, ठीक है। समझ गए मेरे बात? ठीक है। ये बात इसने दी, किसने दी? हमारे लाप्लेस ने, ठीक है। ये बात आई समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये जो भी मैं थ्योरी दे रहा हूँ, ये थ्योरी कैसी है? ये थ्योरी है आरंभिक, मतलब इनिशियल, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। पुराने ज़माने में जो लोगों ने थ्योरी दी थी, कब की बात है? 1796। उससे पहले तो थ्योरी इमैनुअल कांट ने दे दी थी। ये तो 1796 में किसने दी थी? लाप्लेस ने दी थी, ठीक है। ये होगी पुरानी थ्योरी की बात, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब एक और थ्योरी दी 1909 में, मतलब 1900 में, अब से 1719 में, 1796, मतलब 1800, एक साल बाद, 100 साल बाद, मतलब एक शताब्दी बाद, ठीक है, एक और थ्योरी दी। ये थ्योरी किसने दी? ये थे हमारे चैम्बरलेन और मोल्टन। कौन थे? चैम्बरलेन और मोल्टन, ठीक है। इन्होंने क्या थ्योरी दी? उन्होंने थ्योरी दी कि भैया, कि एक बोलते हैं कि एक तारा था। क्या था? एक स्टार था। ये क्या? एक तारा, ठीक है, जो ये सन के नज़दीक से गुजरा। ये तारा जो है सन के नज़दीक से होके गुजरा, ऐसे होके गुजरा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप बात समझ रहे हो? और इसके गुजरने से ही, इसके ही गुजरने से एक यहाँ सन से ही एक चीज़ निकली। सन से ही क्या निकली? एक चीज़ निकली जो सिगार के आकार की थी। कैसे? सिगार, सिगार मतलब आप पीते हो ना, जो, अरे हम नहीं पीते, मतलब जो पिक्चरों में वो देखते हो ना, बीड़ी जैसा होता है, ऐसा सिगार सा, उस टाइप से, ठीक है। तो वहाँ से कुछ पदार्थ निकले, और निकलते ही वे क्या हो गए? वे सूर्य से दूर चले गए। तारा तो सूर्य से दूर चला गया, लेकिन जो चीज़ निकली है वो सूर्य के आसपास बनकर उन्होंने क्या करा? पृथ्वी का निर्माण करा। जो मतलब ग्रह बनने लगे। क्या होने लगे? ग्रह बन गए। जो चीज़ निकली थी वो क्या बन गई? वो ग्रह के रूप में आ गई, ठीक है। बात समझ में आप? ठीक है। ये सिंपल है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था हमारा? एक तो नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी? लाप्लेस ने दिया, ठीक है। और सबसे पहले थ्योरी किसने दी? पृथ्वी उत्पत्ति की इमैनुअल कांट ने दी है, जो हमारे जर्मन फिलोसफर थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। आइए देखिए, मैंने क्या बताया? पृथ्वी कैसी थी? पहले बंजर थी, ठीक है। फिर आग के बिल्कुल मतलब बंजर, गर्म। फिर ज्वाला विस्फोट हुआ, ठंडी हुई धीरे धीरे, ठीक है। फिर हमारा अपना ओशियंस का मतलब फॉर्मेशन होने लगा। उसके बाद जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है। सबसे पहले पृथ्वी पर कुछ नहीं था, बंजर थी, गर्म थी, बंजर थी। फिर वो विस्फोट हुआ, अंदर से लावा हुआ, तो वो ठंडी हुई। जब हम ज्वालामुखी फटती है, लावा बाहर आता है, तो पृथ्वी अंदर से कैसे होने लगती है? धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, ठीक है। पृथ्वी ठंडी हुई, फिर वहाँ ओशियंस का निर्माण होने लगा। उसके बाद कहीं जाके किसका? पेड़ पौधों का, मनुष्य का जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और पृथ्वी कितने साल पुरानी? मैंने बताया 4.6 अरब पुरानी। पृथ्वी स्टार्टिंग में कैसी थी? बंजर और चट्टानी, ठीक है, गर्म पिंड थी। और हाइड्रोजन और हीलियम किसके क्या थे? पतला वायुमंडल था, ठीक है। समझ गए? तो ये हो गई आप लोगों की बात। आइए सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। अब लेटेस्ट जो चला है, जो लेटेस्ट थ्योरी है, 1920 में एक थ्योरी दी गई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? बताइए? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये आप सबने पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ठीक है। यदि नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बिग बैंग थ्योरी को दूसरे किस नाम से बोला जाता है? बिग बैंग थ्योरी, मतलब इसको इंग्लिश में अब हिंदी बोलोगे बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। ये तो बोलोगे आप, ठीक है। इसका सेकंड नाम भी है। इसका सेकंड नाम है, इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसको हम विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना,
इस टाइप से बोलेंगे, ठीक है, ये भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये 1920 की थ्योरी है। कब की? 1920 की थ्योरी है, ठीक है। ये किसने दी थी? बताइए, ये थ्योरी किसने दी थी? इसको दिया था हमारे एडविन हैवल। ये थ्योरी दी है एडविन हैवल ने, ठीक है। पहली बात तो आपको ही पता होगी, ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी में बोला कि भाई जो हमारा यूनिवर्सल है, जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, जो हमारा क्या है सर, ये ब्रह्मांड है जो हमारा, वो क्या हो रहा है, वो विस्तार हो रहा है उसका, आज भी वो विस्तार कर रहा है, ठीक है। वो उन्होंने किस बेस पे दिया? उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप एक बैलून लीजिए सर, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, आप एक बैलून लीजिए सर, ठीक है। वो बोलता है कि सर ये देखिए, बैलून पे 2-4 जगह निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब बैलून में आप गैस भरोगे तो बैलून क्या होगी, बैलून का साइज़ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इनकी दूरी भी आपस में क्या हो जाएगी, ये भी बिंदु भी बढ़ते चले जाएंगे, और इनके बीच की जो गैप की दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो भी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। इस बेस पर बोला किसने? एडविन हैवल ने। एडविन हैवल ने बोला कि सर आज भी हमारे जो आकाश गंगाएँ हैं, जो गैलेक्सी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो आज आकाश गंगाएँ हैं, वो एक दूसरे से क्या हो रही हैं, वो डिस्टेंस बना रही हैं, मतलब दूरी क्रिएट कर रही हैं, दूर हो रही हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये, ठीक है। और मैंने आपको बताया, कैसे समझाया, एक बैलून है, बैलून पे आप निशान लगाओगे, ठीक है, उसमें गुब्बारा भरोगे तो वो फूलता चला जाएगा, जहाँ जहाँ आपने निशान लगाया उनके बीच की भी डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ने लगेगी, ठीक। ये होगी बात। दूसरी बात, अब जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी जो हमारी है, मैं आपसे पूछने लगा, ये बात बताइए कि किसने कहा कि भाई आकाश गंगे अब मतलब जो आकाश गंगाएँ हैं उनमें विस्तार हो रहा है, वे डिस्टेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है, ब्रह्मांड में फैलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है, ये किसने थ्योरी दी है? वो कि एडविन हैवल ने। किसने दी है? एडविन हैवल ने। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आइए, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड का जो विस्तार है, जो एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, वो कुछ स्टेजेस पे हुआ, सम स्टेजेस पे हुआ, मैं बोल सकता हूँ निम्न अवस्था में हुआ है, ठीक है। वो कौन कौन सी अवस्था है बताइए। देखो, पहला ये बोलता है कि भाई स्टार्टिंग में सभी जो पदार्थ हैं, ठीक है, जिनसे ब्रह्मांड बना है, वे सभी पदार्थ जिनसे क्या बना है, ब्रह्मांड बना है, ठीक है, वे कैसे थे? वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, तो वे कैसे थे? वे बहुत छोटे गोले थे। वे, मैं बोल सकता हूँ, बहुत इतने से गोलों के रूप में, इतने से, मतलब एक परमाणु होता है ना, एक परमाणु कितना छोटा था, उसके रूप में थे, ठीक है। और वे एक ही स्थान पर स्थित थे, स्थान भी किस पर, एक ही स्थान पर स्थित थे, ठीक है। और जिनका वॉल्यूम, मतलब आयतन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा था, जिनका आयतन। बस सिंपल सी बात है ना, जिन पदार्थों से हमारा ब्रह्मांड बना है, हमारा यूनिवर्स बना है, वे सभी पदार्थ एक टाइम पे बहुत छोटे थे, तो इसलिए उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। बट मैंने क्या कहा आपको, इनका वॉल्यूम कैसा था, बहुत छोटा। बट इनका टेम्परेचर कैसा था? आप कहोगे सर इन्फिनिटी था टेम्परेचर, भाई बहुत ज़्यादा था, इन्फिनिटी। मैं बोलूँगा इन्हीं पदार्थों का डेंसिटी कैसा था? आप कहोगे सर इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी, मतलब काउंट ही नहीं कर सकते थे, टेम्परेचर भी इतना था कि काउंट नहीं कर सकते थे, लेकिन वॉल्यूम जो आकार था वो बहुत छोटा था, ठीक है। ये तीनों चीज़ किसकी है? ये तीनों चीज़ उनकी है जिनसे कभी ब्रह्मांड बना था, वे पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, ठीक है। एक समय पर अपनी शुरुआती अवस्था में, अपनी इनिशियल स्टेज पर सभी पदार्थ के वॉल्यूम कैसा था, बहुत छोटा था, टेम्परेचर और डेंसिटी कैसी थी, हाई थी। मैं यदि यूपीएससी में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाऊंगा और मैं एक स्टेटमेंट डाल दूँ आप लोगों के लिए कि भाई जिन सभी पदार्थों से ब्रह्मांड बनाए, वे कभी उनका टेम्परेचर बहुत कम था और डेंसिटी भी कम थी, लेकिन उनकी वॉल्यूम, उनका आकार बहुत ज़्यादा था, क्या स्टेटमेंट गलत होगा? नहीं, यस गलत होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह भी ये चीज़ें समझनी है, ठीक है। फिर वो दूसरे पॉइंट में बोलता है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गई, ठीक है। वो दूसरे पॉइंट में बोलता है कि भाई बिग बैंग की जो प्रक्रिया है, इसके अकॉर्डिंग काफ़ी जो छोटे गोले थे, अब इनका भाई टेम्परेचर भी इन्फिनिटी, इनकी डेंसिटी भी इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या इनमें विस्फोट नहीं होगा? यस भाई, कोई भी चीज़ को गर्म करोगे तो फट जाएगी ना। आप कुकर को रख दो गैस पे, आप सिट्टी पे सिट्टी लगती जा रही है, वो उसका टेम्परेचर क्या कुकर नहीं फट जाता? गैस फट जाता है। तो इसमें टेम्परेचर और डेंसिटी तो दोनों हाई है, तो भाई विस्फोट तो होना पक्का है, विस्फोट होना, वेट यहाँ लिख देता हूँ, विस्फोट होना तो लाजमी है, ठीक है। अब विस्फोट हो गया है,
अब जब ये छोटे से गोले में जब विस्फोट हुआ है तो ये क्या फैल नहीं जाएगा ऐसे ऐसे, ये फैल नहीं जाएगा, इसके ये अपने हिस्सों में फैल नहीं जाएगा, आपका कैंसर फैल जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं इसी को? बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, जो आज भी जारी है। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, इतना मैंने आपको समझाया, आइए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ अभी ऊपर कि भाई इमैनुअल कांट द्वारा प्रस्तावित 1796 में लाप्लास द्वारा संशोधित हुआ था। इमैनुअल कांट ने जो थ्योरी दी थी उसका 1796 में क्या किया गया था? अमेंडमेंट किसने किया था? लाप्लास ने किया था। और लाप्लास ने किसकी थ्योरी दी थी? नेबुलर हाइपोथेसिस की। ये थ्योरी किसने दी थी? लाप्लास ने दी थी। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा दिया। ठीक है, मैंने कहा ग्रह का जो निर्माण है वो पदार्थ के बादल नेबुला से हुआ, इसलिए इसको नेबुलर थ्योरी बोली। ठीक है, यह बादल धीरे धीरे घूमते हुए सूर्य से जुड़ा हुआ था, ये मैंने बता दिया। बाद में चैम्बरेल और मिल्टन जैसे वैज्ञानिक ने अपने ये थ्योरीज दी थी। चैम्बरेल और मिल्टन ने आप लोगों को याद है? चैम्बरेल मिल्टन ने क्या किया था आप लोगों को? अभी बताता हूँ। कहाँ गया ये चैम्बरेल मिल्टन? ये तो है कि भाई सन के पास से एक तारा निकला, वहाँ से सिगार जैसा एक हिस्सा सूरज से बाहर निकला। ठीक है, उसने ग्रह निर्माण की प्रक्रिया को सहायता दी। ये रहा चैम्बरेल मिल्टन। ठीक है, आइए फिर मैंने आपको बताया क्या? कांट और लाप्लास बता दिया। ठीक है, ये अर्ली थ्योरीज थी। मॉडर्न थ्योरीज क्या है? बिग बैंग थ्योरी। किसने दी थी? एडविन हेबल ने। पता होना चाहिए, एडविन हेबल ने। ठीक है, और इस थ्योरी में क्या बोला गया कि आज भी ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। मैंने बता दिया कैसे। एग्जाम्पल दिया था कि एक गुब्बारा लीजिए, हवा भरिए और उसमें बिंदु लगाइए। जैसे आप हवा भरते रहोगे तो इन दोनों के बीच भी ये फूलता रहेगा, तो आकार बढ़ता रहेगा, गैप भी इन दोनों दो पॉइंटों के बीच में क्या होगा? बढ़ता रहेगा। इसी बेस पर ये थ्योरी दी गई थी। ठीक है, देखिए बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसे विस्तारित ब्रह्मांड पर लेना। ये देखो, ये आ गया आपके लिए सामने। देखो ये गुब्बारा था भाई, ये अपने अपने पॉइंटों पे थे। अब इसमें हवा बढ़ते गए तो क्या है? इसका साइज़ नहीं बढ़ेगा, तो बीच का भी साइज़ बढ़ेगा। ये पॉइंट बढ़ते गए, गैलेक्सीज बोला गया इनको। ठीक है, मतलब बिंदुओं को क्या माना गया? आकाशगंगाएं माने गए। ठीक है, एडविन हबल द्वारा प्रमाण पेश किया गया। ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे ये ऐसे मतलब विस्तार हो रही है हमारी गैलेक्सी। ठीक है, जैसे 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 समय बीतता है आकाशगंगाएं दूर होती जा रही हैं या जाती हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। PYQ का एक चेक पॉइंट है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसका प्रमाण किसने दिया? बताइए। क्या इमैनुअल कांट ने दिया? आप कहोगे नहीं सर। क्या लाप्लास ने? नहीं सर, ये तो नेबुला थ्योरीज दी थी, नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी, मतलब न्यारी का परिकल्पना किसने दी थी? लाप्लास ने। तो बिग बैंग से तो मतलब इसका काम नहीं हुआ, ये भी खत्म, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये किस थ्योरी का पार्ट है? आपको सिर्फ बिग बैंग थ्योरी का। और बिग बैंग थ्योरी किसने दी? एडविन हेबल ने। किसने दी? एडविन हेबल ने। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, 1920 में उत्तर एडविन हेबल ने। ये दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आई बात समझ आप लोगों को? चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे सौरमंडल के निर्माण के बारे में। देखिए ये तो आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, कुछ नहीं है, मैं अभी इसको बाद में डिस्कस कर लूँगा, इसमें इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है। ठीक है, आप लोगों को मुझे एक बात बताइए, हम बात कर रहे हैं हमारे सौरमंडल की। ठीक है, वेट, हम बात कर रहे हैं हमारे सौरमंडल। ठीक है, हम सौरमंडल की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? आप कहोगे सर 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं सर? 8 ग्रह हैं। ठीक है, और एक बात बताओ, सौरमंडल का जनक किसको माना जाता है? आप कहोगे सर निहारिका को। ठीक है, सौरमंडल का ग्रह किसको माना जाता है? सौरमंडल का जनक किसको माना जाता है? तो निहारिका को माना जाता है, मतलब नेबुला को। ठीक है, और सौरमंडल में हमारे कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। इस बात का ध्यान। अब आप लोग मुझे बताइए, हम क्रम से लगाते हैं कैसे? ये भाई हमारा, ये हमारा हो गया सन। सन के पास हमारा क्या है? आप कहोगे सर वीनस, मतलब बुध। मतलब वीनस तो शुक्र होता है ना, ये मरकरी है शायद, अरे इंग्लिश में मैं बता दूंगा आपको, ये बुध है। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा शुक्र है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी। ठीक है, और ये क्या है? हमारा मंगल। ठीक है, और ये क्या है? हमारा फिर इसके बाद बड़ा सा बृहस्पति। बृहस्पति। ठीक है, फिर आता है हमारा शनि। मतलब इस तरह हमारे और ग्रह भी आ जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसके पास है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसके पास है? बताइए। घनत्व। सबसे ज़्यादा घनत्व किसके पास है? सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो हमारी पृथ्वी के पास है। किसके पास है? पृथ्वी के पास है। ठीक है, उससे कम किसके पास है? पृथ्वी की ही जुड़वा बहन किसको बोला गया है? वीनस को, मतलब शुक्र को। इसके पास है। उसके बाद बुध के पास है, फिर हमारे मंगल के पास। जो सन से दूर होते चले जाएंगे उसके बाद ये सबके जो डेंसिटी वो क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि एक बात बताइए, ये छोड़िए, ये आप मैं अभी आगे बताऊँगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, इनमें से मुझे एक बात बताओ, जो जोवियन है वो कौन से ग्रह हैं? ठीक है, जोवियन किसको बोलोगे आप?
जोवियन प्लैनेट किसको किन किन को बोला जाएगा, जल्दी बताइए। और जो हमारे बोलते हैं कि टेरेस्ट्रियल मतलब पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं बताइए, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट कौन से हैं, ठीक है, मुझे बताइए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से, मुझे ये बताइए जल्दी बताओ, किस किस को पता है कमेंट करें फटाफट। देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखिए जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, पार्थिव ग्रह, पार्थिव समझ में आ रहा है, मतलब पृथ्वी के समान जो ग्रह हैं, और पृथ्वी के समान ग्रह कौन कौन से हैं, मंगल से लेके और बुध तक, मंगल से लेके बुध तक जितने भी ग्रह हैं जो पृथ्वी के समान हैं, ठीक है, वही हमारे क्या है, पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल ग्रह होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या है, इनकी डेंसिटी मतलब इनका घनत्व क्या है, ज़्यादा है एज़ कंपेयर इनके, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। इनका डेंसिटी ज़्यादा है तो इसलिए इनको बोला गया है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और जिनका डेंसिटी कम है, ठीक है, वो क्या है हमारे जोवियन प्लैनेट, जिसमें हमारा मतलब बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, ठीक है, आपका यूरेनस, ये सब आ जाते हैं। बता के समझ में, चलिए एक तो बात हो गई। अब आप लोग मुझे बताइए इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स मतलब आंतरिक, आंतरिक ही तो बोलते हैं ना इनको, ठीक है, भीतरी, भीतरी ग्रह मतलब आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह कौन कौन से और क्यों कहा जाता है, ये बताइए मुझे जल्दी। देखो ये ना मंगल, मंगल और बुध, सॉरी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है, आप कहोगे सर क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, किसकी पट्टी पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह की, क्षुद्र ग्रह की, ठीक है। ये क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी पाई जाती है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी से पहले जो हमारा मंगल है, और मंगल से पहले जितने भी ये ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, ये प्लैनेट यहाँ पर के क्या हैं, ये आपके इनर प्लैनेट हैं, मतलब आंतरिक ग्रह हैं, भीतरी ग्रह। और बृहस्पति से लेके पीछे उसके बाद के जितने भी ग्रह हैं वो क्या हैं, आउटर, क्या है सर, वे आउटर हैं, ठीक है। आई बात समझ में, कौन कौन से, आप कहोगे सर बुध है, यस, आप कहोगे सर इसमें तो शुक्र है, यस, पृथ्वी है, यस, आपका मंगल है, यस, ये चार ग्रह क्या हैं, ये हमारे जो चार ग्रह हैं वो हमारे हैं इनर प्लैनेट्स, और आउटर प्लैनेट्स में हमारा बृहस्पति, शनि, ठीक है, आपका यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो को तो 2008 या 2010 में हमने ग्रह मानने से मना कर दिया था, ठीक है, नासा की एक मतलब वो जो कमेटी है उसने, ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये आ गई है ना। चलिए जो जोवियन ग्रह हैं, जो हमारे जोवियन ग्रह हैं, जोवियन मतलब ये जो जोवियन है, ठीक है, ये गैस से बने होते हैं, किससे, गैस से, क्योंकि देखो क्या हुआ था, जो हमारा सन है, सन के पास टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से सौर पवनें निकली थी, क्या निकली, गर्म हवाएं। जब गर्म हवाएं निकली तो इन्होंने जितने भी ये गैस थी, अधिक से ज़्यादा गैसें उड़ा के ले गया, कौन, जो सन से निकली हुई थी हवा, जो सौर तूफान था वो चला, और पृथ्वी, सन के पास जितने आसपास जितने भी ग्रह हैं, सूरज के आसपास के, उन सब पर जितनी भी गैसें थे उड़ा के ले गया, कौन, हमारा सन के द्वारा निकलने वाली हवाएं। अब वो सन के द्वारा चलने वाली हवाएं यहाँ तो बहुत स्पीड से थी, क्योंकि सन के पास है सारे ग्रह, लेकिन बृहस्पति दूर हो जाता है, शनि, यूरेनस, नेपच्यून दूर हो जाते हैं, यहाँ तक जाने का उनकी स्पीड कम हो जाती है, और यहाँ पर जो गैसें थी उनको उड़ा के नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसकी पावर क्या हो जाती है, यहाँ तक जाने में कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आज भी कैसे हैं, गैस से बने हुए ग्रह ये कहलाते हैं, ठीक है। ये आज भी हाइड्रोजन इनमें जो है, जो भी जो है इनमें हाइड्रोजन और हीलियम के आज भी क्या दिखते हैं, गैस से बने हुए वायुमंडल दिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे लोगों से पूछता हूँ, मुझे एक बात बताइए, साइज, ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब मैं बोलता हूँ कि आप मुझे बताइए कि बड़े से छोटे घटते हुए साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा साइज़ किसका है और सबसे ज़्यादा कम किसका साइज़ है, इन सब के बीच में जो हमारे प्लेनेट है उनका आप क्या करोगे, ऑर्डर वाइज मुझे बताओगे। सबसे ज़्यादा साइज़ किसका है, आप कहोगे सबसे ज़्यादा तो बृहस्पति का है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद शनि का है सर, यस। उसके बाद साइज़ शनि से कम किसका है, यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून,
और नेपच्यून के बाद कम किसका है? पृथ्वी का। और पृथ्वी से कम किसका है? शुक्र का, ये तो बराबर ही है। शुक्र से कम किसका है? मंगल का। उसके बाद बुध का। ठीक है, अब कई बार ऐसा आता है क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में दे देगा कि साइज़ के बेस पर बताइए, पूछा हुआ है यूपीएससी ने आपसे। ठीक है, तो साइज़ आपको पता होना चाहिए। यदि 3 दे दे, यूरेनस, नेपच्यून और शनि, ये बताइए इनमें से साइज़ के बताइए, या तो इसलिए आपको पूरा चार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। चलिए, मैं डेंसिटी के बारे में पूछ लूँ, घनत्व के बारे में पूछ लूँ, तो आप लोगों को बताना चाहिए कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? पृथ्वी की। पृथ्वी के बाद डेंसिटी किसकी है? शुक्र की। शुक्र के बाद डेंसिटी किसकी है? बुध की। बुध के बाद मंगल की। ये आपको डेंसिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, मंगल के बाद डेंसिटी किसकी है? आप कहोगे सर बृहस्पति, नहीं, बृहस्पति की नहीं, ये होती है नेपच्यून की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ऑर्डर। ठीक है, आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों से बोलता हूँ द बिग स्प्लिट। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको कि द बिग स्प्लिट किस चीज़ की थ्योरी है? किससे रिलेटेड है ये थ्योरी? बताओ। आपको किस रही तो मून से रिलेटेड थ्योरी है, यस। ठीक है, पहली बात तो ये, कोई दिक्कत नहीं। इस थ्योरी में क्या बात की गई थी? इस थ्योरी में बोला गया कि भाई पहले पृथ्वी जो है, ठीक है, पृथ्वी में ही चांद था। जो चांद है वो पृथ्वी का ही हिस्सा है। इस थ्योरी में बोला गया कि भाई प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है जहाँ पर पहले चांद हुआ करता था। ठीक है, अब बहुत जल्दी अपनी प्रक्रिया में हुई और एक कुछ भारी टकराव के कारण ये चंद्रमा बाहर आ गया, ये इस तरह से हिस्सा बन गया। ठीक है, तो बिग स्प्लिट बोलता है कि भाई एक टकराव के कारण पृथ्वी के अंदर से ही चंद्रमा का जो भाग था वो बाहर आ गया। ठीक है, ये बात की गई है कि मतलब पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति, इससे बात की गई। ठीक है, चलिए, इतनी बात आई आप लोग। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछ रहा हूँ, बिग स्प्लिट में इतना ही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बस इसका ध्यान रखना कि भाई बिग स्प्लिट में बोला गया था कि जो चांद है वो पहले पृथ्वी का हिस्सा हुआ करता था, प्रशांत महासागर का जो एक भाग है उसमें हमारे चंद्रमा का निवास होता था। ठीक है, वहीं से ये अलग हुआ है, मतलब ये थ्योरी बोलती है। चलिए, अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी का जो आज का वायुमंडल है, पृथ्वी का जो आज का वायुमंडल है जो हमें दिखता है, पहले तो हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन जो आज का वायुमंडल है, ठीक है, उस वायुमंडल की संरचना में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? संरचना में योगदान सबसे ज़्यादा किसका है? किन गैसों का है? तो 2 गैसें ध्यान रखना, एक तो नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन, O2। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है हमारे पृथ्वी के आज जैसे वायुमंडल के निर्माण करने में। 2 गैसों का, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों के सामने, वो आप लोगों से बोल देगा पृथ्वी के आज का वायुमंडल का संरचना में योगदान किन गैसों का है, वो ऑप्शन दे देगा O2 है ना, N2 दे देगा आपको, या नाइट्रोजन दे देगा आपको N, ठीक है, नाइट्रोजन दे देगा, आर्गन दे देगा, ठीक है, आपको बोल देगा कि CO2 दे देगा। तो बच्चे क्या करेगा ना, ऑक्सीजन और CO2 लगा देगा, जबकि ये गलत है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये दोनों सही है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये बेसिक कॉमन बच्चे गलतियाँ करके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने जितना आपको बताना था ये चैप्टर वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट मैंने आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है, मैं ये शीट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूँगा, टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, प्लीज़ ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, एक बार हमने यहाँ तक देख लिया था, आइए इसको रीड करवा देते हैं। ठीक है, सौरमंडल का निर्माण की बात कर रहा है, बोला कि भाई स्टेज फर्स्ट में जो हमारा सौरमंडल था, सोलर सिस्टम था, वो गैस के स्थानीय गुच्छे का एक सघन कोर बनाते थे, मतलब एक गैस के गुच्छों की तरह बना हुआ था। ठीक है, फिर वो स्टेज सेकंड में क्या हुआ कि भाई कोर और के चारों ओर जो कोर था, जो ये था, इसके चारों ओर, ये इसके चारों ओर मतलब गैस धूल की घूमती हुई क्या हुई, डिस्क विकसित हुई। ठीक है, चलिए, स्टेज थर्ड में क्या हुआ, स्टेज थर्ड जिसको बोलते हैं कि गैस के बादल संघनित होकर, गैस के जो बादल है इकट्ठे होकर छोटे छोटे गोले पिंड बनाते हैं, जिन्हें ग्रह बोलते हैं, ग्रहणु बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई, ये एक थ्योरी थी। चलिए, मतलब एक फॉर्मेशन है कि भाई इस तरह हमारा एक सौरमंडल का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ग्रहों के निर्माण, अभिवृद्धि, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, एक्रेशन। देखिए, ग्रहण उत्सर्जन द्वारा विकसित छोटे छोटे पिंड, ठीक है, वे गुरुत्वाकर्षण के कारण टकराते और आपस में जुड़ जाते। वहीं पहले तो ये छोटे छोटे पिंड थे, ठीक है, ये छोटे छोटे, फिर बाद में जुड़कर एक पिंड बन गए। ठीक है, संयोजन की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि कहा जाता है। ये जुड़ गए, ये बोला अभिवृद्धि हो गई, ये संयोजन हो गया। ठीक है, अंततः ग्रहों के रूप में कुछ बड़े पिंड बन गए, छोटे छोटे पिंडों से जुड़कर एक बड़ा पिंड बना, जिसको हमने अर्थ भी, हमारा अर्थ जो है वो भी इस तरह बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन,
सोलर सिस्टम की बात कर रहा है। गैस के बादलों के सघन से बने छोटे छोटे गोले पिंड क्या कहलाते थे बताइए? सिंपल, आकाशगंगा है नहीं भाई, ब्लैक होल नहीं भाई, तारे नहीं, ग्रहण बोलते थे। आइए अब बात करें हम यहाँ पर, हाँ ये वाला पॉइंट रह गया, स्थल मंडल के विकास के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर और डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, हमारा जो पृथ्वी का जो कोर है, ठीक है, एक तो उसके बारे में बात करेंगे, क्रस्ट के बारे में बात करके मेटल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेटल क्या है? मेटल वो है जहाँ से ज्वालामुखी में से क्या निकलता है? लावा निकलता है बाहर। ठीक है, क्रस्ट क्या है? हमारी भंगूर होती है। ठीक है, बहुत हल्की होती है, भूर परपट्टी जिसको बोलते हैं आप, भू परपट्टी बोलते हैं ना, ये जिस पे हम चलते फिरते, ये भू परपट्टी। ठीक है, कोर कैसा होता है? आपको पता है कि कोर सब कोर 2 पार्ट्स में है। कैसा है मुझे बताइए? नीचे का पार्ट कैसा है? आपको कैसे सॉलिड, और ऊपर का पार्ट कैसा है? ऊपर वाले पार्ट कोर का, ठीक है, वो आपको कैसे लिक्विड, ये पता होगा आप लोगों को। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि बढ़ते घनत्व के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता गया। यस, मैंने बताया क्या था, डेंसिटी बढ़ रही थी तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। पदार्थ अपने घनत्व के आधार पर अलग हो गए, केंद्र में चले गए, हल्के पदार्थ ऊपर आ गए, भारी पदार्थ लोहा, जैसे भारी पदार्थ जैसे लोहा है वो तो सेंटर में चला गया। ठीक है, और हल्के पदार्थ कहाँ गए? हमारे ऊपर आ गए, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिका, ये। लेकिन जो हमारा मेटल है, जो सॉरी हमारा जो आयरन है, लोहा Fe है, वो हमारा सेंटर में चला गया। ठीक है, अलगाव की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। ठीक है, चलिए ये मैं आपको पूरी तरह अच्छे से, जो हमारा सेकंड लेक्चर चलेगा, जो हमारा सेकंड क्लास होगी, जो हमारी अर्थ का इंटीरियर है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और अच्छे से मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, ये उसी का पार्ट था। चलिए, मैंने बताया सौर हवाओं ने हाइड्रोजन हीलियम को हटा दिया था, जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था। ठीक है, सौर हवा जो सोलर विंड्स हैं वे बहुत तेज़ी से चली और हमारी अर्थ पर जितना भी हाइड्रोजन और हीलियम था उस वायुमंडल को हटा दिया, क्योंकि अर्थ हमारे सन के पास है। ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद जो हमारी अर्थ है, क्योंकि हम बात करें वायुमंडल का विकास, ठीक है, डीगैसिंग बात कर रहे हैं। डीगैसिंग मतलब जो हमारी गैसिंग है उसको हटा देना। गैस तो हमारी हट चुकी थी। ठीक है, इसके बाद जब गैस हट चुकी है, हीलियम हाइड्रोजन चली गई, उसके बाद हमारी पृथ्वी क्या हुई? ठंडी हुई। ठीक है, वो अपने अंदर से गैस छोड़ने लगी खुद की खुद। ठीक है, ठंडी होती गई और पृथ्वी अपने अंदर से गैस छोड़ेगी। ठीक है, आंतरिक गैसों के इस निकास को डीगैसिंग कहते हैं। जो पृथ्वी हमारी है, जो वो अपने अंदर से खुद की गैसें निकाल रही है, इसको डीगैसिंग बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? डीगैसिंग। ठीक, जैसे जलवाष्प, नाइट्रोजन, CO2, मीथेन, ये काफ़ी सारी गैसें मुक्त हुई। लेकिन कौन सी गैस मुक्त नहीं हुई? ऑक्सीजन मुक्त नहीं हुई थी, ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए, महासागरों का निर्माण, भाई सिंपल सी बात है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ। वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो क्या हुआ? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, जलवाष्प हुआ। ठीक है, फिर कंडेंशन हुआ, ऑफ वेपर हुआ, हैवी रेनफॉल हुआ। ठीक है, फिर हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ डिप्रेशन ओशंस हुआ, मतलब कि जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, जलवाष्प का सघन होने लगा, जलवाष्प का संघनन होने लगा, क्योंकि सूर्य की किरणें हैं, संघनन होगा तो। ठीक है, बारिश होने लगी, संघनन, जलवाष्प से मतलब क्या होने लगी? बारिश होने लगी। ठीक है, बारिश का पानी बड़े बड़े गड्ढों में जमा हो गया, जिससे क्या होने लगा? महासागर बन गया। ठीक है, उस टाइम पे बहुत बारिश हुआ करती थी। ठीक है, CO2 वर्षा जल में घुल गई, जिससे तापमान और कम हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वर्षा जल में घुल गई, जिससे टेम्परेचर कम होता चला गया। और महासागर पृथ्वी के निर्माण 500 मिलियन वर्ष के भीतर बने थे। ठीक है, महासागर जो है हमारी पृथ्वी के बनने के बाद, ये बनने के अंतर्गत 500 मिलियन वर्ष लगे थे इनको, महासागर को बनने को। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने जीवन की उत्पत्ति नहीं पढ़ी भाई। 3.8 बिलियन, 4.6 बिलियन जो है पृथ्वी का निर्माण होने में होता लगभग, उसके 3.8 बिलियन मतलब कुछ समय बाद जीवन की शुरुआत हमारे इतने पहले हुई। ठीक है, प्रारंभिक जीवन महासागरों तक ही सीमित था। हाँ, स्टार्टिंग जीवन हमारा महासागरों तक ही सीमित था। साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण ने महासागर और वायुमंडल में ऑक्सीजन का योगदान देना शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। साइनोबैक्टीरिया द्वारा, शैवाल से जिनको बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण ने महासागरों और वायुमंडल में ऑक्सीजन का योगदान देना शुरू किया, ये साइनोबैक्टीरिया। ठीक, चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान वायुमंडल का निर्माण या संशोधन से जुड़ा हुआ नहीं है? बताओ। सौर हवाएं, यस, इसने हमारे वर्तमान वायुमंडल में हेल्प करी। ये नहीं होती तो आज भी हमारे पास क्या होता? हीलियम और हाइड्रोजन होता। ठीक है, डीगैसिंग, यस, इसने हेल्प करी है। डीगैसिंग ना होती तो पृथ्वी अपने अंदर से बाहर गैसें नहीं निकालती, ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता, CO2 जलवाष्प नहीं होता। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, यस, प्रकाश संश्लेषण ने ही साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से ऑक्सीजन को बढ़ाया है। क्या विभेदन? नहीं, दिस इज राइट आंसर, क्योंकि मुझे क्या जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से ये शीट्स रहेगी। ये आप देख लोगे, योन महाकल्प कल्प युग। ठीक है, ये आप देख लेना, ये जरूर याद कर लेना। ये यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ऐसे ही दे देगा आपको, बताइए कौन सा सही है। बिग बैंग एडमिन, ये सब वही। अब समरी आ गई, ये रिविजन कुछ समरी है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतने रखते हैं, है ना। ये मैंने आप लोगों को पूरा करवा दिया है। ठीक है, ये पूरा हो गया।
चलिए, तो आप सबको ऑल द बेस्ट और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।